हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केतु महादशा से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ चैलेंजेस के बारे में। आई एम सॉरी। जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात करी थी केतु महादशा से रिलेटेड जॉब लॉस जो होता है उसके बारे में, यानी कि जब कभी भी हमारे करियर पे केतु महादशा जब आती है तो उसका करियर पे क्या इफेक्ट होता है, हमने लास्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट केतु महादशाज इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। आपकी चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, मेंटल वेलबींग हो या आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग हो, चारों हिस्सों में जो जो आपकी चारों कॉन्टेक्स्ट में हम हेल्थ के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि केतु महादशा कैसे आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे केतु महादशा के जनरल जो चीजें मैं वहां से पहले शुरू करना चाहूंगा। होता क्या है कि एक बार केतु महादशा शुरू हुई तो आपके लाइफ में धीरे धीरे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आग लगना शुरू होगी, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो। धीरे धीरे करके पीपल आर गोइंग टू पीपल इन योर लाइफ, जो पीपल होते हैं दे आर गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू। आपकी वजह, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी या वही प्रॉब्लम होंगे आपकी लाइफ में, द पीपल। एंड दीज पीपल कैन बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, योर कलीग्स, पीपल एट द वर्क प्लेस। तो जब धीरे धीरे करके वो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सारे आपके एरियाज ऑफ लाइफ में डैमेज होगा तो चांसेस आर कि 7 ईयर का जो पीरियड है केतु महादशा का, उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के बाद जो लास्ट के 2-3 साल है, ऐसा हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो, क्योंकि बॉडी जो है इतना ज्यादा स्ट्रेस और इतना ज्यादा ट्रॉमा बियर नहीं कर पाती और उस वजह से वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाती है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो जब जब हम किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं क्रॉनिक इलनेस के बारे में, इन्फ्लेमेशन के बारे में, या फिर अगर हम बात करें सिंपली कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में अगर हम बात करना चाहें, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो, चाहे वो जॉइंट पेन हो, हर हेल्थ प्रॉब्लम, चाहे अगर कोई फिजिकल सिम्टम भी है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, चांसेस आर केतु महादशा में जो आपके फिजिकल सिम्टम्स भी जो बॉडी में मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है कि वो आपके मेंटल स्ट्रेस की वजह से ही मैनिफेस्ट कर रहे हो और जेन्युइनली आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो असेंशियली मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, आई एम सॉरी टू से दैट, जेन्युइन प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली होने वाली है, तभी आपको डायग्नोसिस भी मिलेगा। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो हेल्थ प्रॉब्लम जो फिजिकल हेल्थ में, जो फिजिकल बॉडी में आपकी प्रॉब्लम होगी, वो आपकी किसी ना किसी मेंटल इशू की वजह से ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बैक में पेन हो रहा है तो चांसेस आर कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो और बहुत ज्यादा ओवरवर्कड हो। अगर आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो चांसेस आर कि यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय पीपल हु आर अराउंड यू। तो असेंशियली जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका इम्पैक्ट फिजिकल पे जरूर पड़ेगा। इनफैक्ट बहुत लोग कहते हैं कि फिजिकल हेल्थ का इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन मैं तो कहूंगा मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट केतु महादशा में फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा पड़ता है। और उस वजह से क्या होता है कि आपको धीरे धीरे करके आपको प्रॉब्लम्स डायग्नोज होने लगती हैं और आपको चैलेंजेस दिखने लगते हैं। मैं अब अगर अपना एग्जांपल आपको लेके बताना चाहूँ, मेरा केतु महादशा में डायबिटीज डायग्नोज हुई थी और जो वो पैरामीटर था वो बहुत ज्यादा डेंजरस लेवल पे था। दैट पैरामीटर वाज 8.1 HbA1c, जो होता है लास्ट 3 मंथ्स की ब्लड शुगर का एवरेज। दैट वाज अ वेरी डेंजरस नंबर जो मुझे देखने को मिला और मैं एकदम देख के हैरान हो गया। मुझे जल्दी से अपनी डाइट से मीठा कट करना पड़ गया। तो अगर आप कहें तो बेसिकली मुझे डायबिटीज हुई क्यों, वाई वॉज इट कि मेरी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेरी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हुई, क्यों ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हुई? बिकॉज आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस था, वर्क प्लेस का स्ट्रेस था। और मुझे अच्छे से पता था कि जो मुझे डायबिटीज हुई है वो कहीं ना कहीं इसी स्ट्रेस की वजह से हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा केतु महादशा के इम्पैक्ट के बारे में कि केतु आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट जरूर डालेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इम्पैक्ट होगा वो आएगा आपके दिमाग के रास्ते से। और अब जब तक, और आप नोटिस करोगे जैसे ही आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स होगा, आप थोड़े थोड़े काम होना शुरू करोगे, आपके आसपास के सर्कमस्टेंसेस जब दशा संधि या दशा संधि के बाद वाले पीरियड में जब आपके आसपास के सर्कमस्टेंसेस थोड़े सेटल होना शुरू होंगे तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि हाँ, कि चीजें बेहतर हो रही हैं। आपको खुद को दिखना शुरू होगा कि हाँ, मतलब धीरे धीरे करके मेरे फिजिकल बॉडी में सिम्टम्स थोड़े से ईज अप होंगे। तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस की वजह से ही था जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी। जैसे मेरी डायबिटीज डायग्नोज होने के बाद रिमिशन में चली गई। क्यों रिमिशन में चली गई? बिकॉज मेरा स्ट्रेस जो था, जिस सिचुएशन में मैं था, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, वो मेरी लाइफ में अब नहीं रही। लेकिन उससे पहले मैं जिस सिचुएशन में था वो इतनी स्ट्रेसफुल थी कि उसने मुझे डायबिटीज दे दी। तो मैं ये आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से
बाकी अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं केतु महादशा में, अगर स्टमक रिलेटेड हम इश्यूज की बात करें तो उसमें एसिडिटी, इंडाइजेशन, बहुत ज्यादा गैस और आईबीएस, जैसे आईबीएस जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसके बहुत ज्यादा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सडन लॉस ऑफ एपेटाइट होना, फूड इंटॉलरेंस होना, और कहीं ना कहीं आप ऐसा भी नोटिस करेंगे कि या तो आप फूड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे मैं फूड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेसिव ईटिंग और एंग्शियस ईटिंग के लिए मेरे को प्रॉब्लम रहती थी, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में खा लेता हूँ, या जब मुझे एक होता है ना ईटिंग योर फीलिंग्स, मेरा वो वाला प्रॉब्लम रहा है कि यू आई ऑलवेज ईट माई फीलिंग्स, आई ऑलवेज, जब भी मैं बोर होता हूँ, मुझे डिप्रेशन होता है, मुझे एंजाइटी होती है, मैं जल्दी से कुछ भी उठाकर अपना खा लेता हूँ जिससे मेरा जो है इमीडिएट मेरे को अच्छा लगे और मेरे को सोल ग्रेटिफिकेशन मिले। लेकिन होता क्या है कि ये दोनों एक्सट्रीम्स में चल सकता है, जरूरी नहीं है कि केतु महादशा में आप बहुत ज्यादा खाने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका फूड से डिटैचमेंट हो जाए, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका लॉस ऑफ एपेटाइट हो, आपका बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ खाना ही नहीं है, खाने में मन ही नहीं लग रहा है, और उसका इफेक्ट आपके पेट पे भी बहुत ज्यादा पड़ सकता है, आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, आईबीएस जैसे सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप केतु महादशा के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं तो इंश्योर करिए कि आपका जो रिलेशनशिप है विद फूड वो ऐसा हो कि जितकी मतलब हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए फूड के साथ, ऐसा नहीं कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन में आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है, फिर बाद में आपका वेट गेन होता है तो आप नोटिस करते हैं अरे मेरा तो बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल खा ही नहीं रहे हो और आप बिल्कुल भूखे बैठे हो, तो इसमें बैलेंस बना के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें स्किन के ऊपर, स्किन पर्टिकुलरली जो केतु वीनस वाला पीरियड होता है ना, स्टार्टिंग के पहले केतु केतु आएगा, फिर केतु वीनस आएगा, तो केतु वीनस, जब केतु की महादशा में वीनस की अंतरदशा चल रही होगी तो वीनस रोल करता है बहुत ज्यादा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या आपको अगर हम बात करें डाइटरी प्रॉब्लम, सॉरी अगर आपकी हम बात करें यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वीनस उनको रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा हो सकता है कि केतु वीनस में आपको कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो, या ऐसा हो सकता है कि आपका जो है स्किन एलर्जीज हो जाए, कहीं ना कहीं आपको बहुत गंदा रैश हो जाए बॉडी पे। जैसे मुझे याद है मेरी आर्म पे मुझे एक बहुत जबरदस्त रैश हो गया था जब मेरा केतु वीनस पीरियड चल रहा था, और वो रैश इतना बुरा था कि जो डर्माटोलॉजिस्ट थे जिनको मैंने दिखाया, क्लिनिकल डर्माटोलॉजिस्ट, वो भी ऐसे कंफ्यूज हो गए थे कि इसको हम कैसे ठीक करें, बिकॉज वो महीनों तक ठीक नहीं हुआ, वो इतना डेंजरस रैश था। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये चैलेंजेस बहुत सारा हेल्थ से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो स्किन रिलेटेड हो, स्टमक रिलेटेड हो। अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल लेवल पे तो डेफिनेटली आपको माइग्रेन्स, नर्व पेन्स और हेडेक देखने को मिलेगा, ट्रेमर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ट्रेमर्स की अगर हम बात करें, ट्रेमर्स इतने ज्यादा कंपन आपके हाथ में हो सकती है कि आपको बहुत ज्यादा कांपता हुआ महसूस हो, क्योंकि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होगा केतु महादशा में। आपका नर्व आपकी फैमिली से नहीं बन रही है, आपके करियर में प्रॉब्लम है, या आपकी हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आप परेशान हो रहे हो कि भैया मेरे को तो ठीक ही नहीं लग रहा, मैं तो डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ, मुझे आई एम नॉट फीलिंग ओके। तो इन सब चीज़ों से नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आता है, और चांसेस है कि इस वजह से आपको स्ट्रेस में कंपन देखने को मिले, या माइग्रेन्स हो या हेडेक्स हो, ऑल ऑफ दैट इज वेरी कॉमन। एलर्जी बहुत ज्यादा लोगों को होती है केतु की वजह से। एलर्जी इज अ केतु प्रॉब्लम, जैसे ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर भी बोल चुके हैं अपने कुछ वीडियोस में। चाहे हम एलर्जी की बात करें या कोरोना की बात करें या फीवर, कोल्ड, कफ की अगर हम बात करें, तो केतु महादशा में ये बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि केतु में आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, बॉडी की इम्यूनिटी एकदम चली जाती है, आपको बिल्कुल यू डोंट फील सेफ एट ऑल। आप मतलब सेफ इन द सेंस कि अगर आपके साइड वाला बंदा अगर हल्का सा छींक देगा, उसको कोल्ड होगा भी नहीं, अब किसी और को आपके आसपास कोल्ड नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप उस बंदे छींकने वाले बंदे के पास थे, इसलिए आप अभी 10 दिन तक बिस्तर पे पड़ जाओगे। तो ऐसा मैंने देखा है कि मेरे घर में लोगों को वायरल होता था, मुझे भी होता था, मेरे घर में जो मेरी फैमिली है उनको भी वायरल होता था, लेकिन वो लोग 1-2 दिन में ठीक हो जाते थे, मैं 10 दिन तक पड़ा ही रहता था। तो अगर एक बहुत छोटा सा मामूली सा भी वायरल इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपका फिर आपको 10-15 दिन तक, 20 दिन तक आपको इम्पैक्ट उसका देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें एलर्जी की या किसी भी ऐसे रेस्पिरेटरी इलनेस की, तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है केतु महादशा में। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंटल इश्यूज की, तो एंजाइटी का जो लेवल है, एंजाइटी का, डिप्रेशन का और ओवर थिंकिंग का लेवल है, वो तो बहुत ज़्यादा इंटेंस होने ही वाला है गाइस। एंड मुझे पता है ये चीज़ बोलनी मेरे लिए बहुत आसान है, और जो लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मुझे पता है कि उनके ऊपर क्या बीतती है, क्योंकि वो जो फील करना होता है, जो आपको इतनी ज़्यादा एंजाइटी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा बॉडी में आपका कॉर्टिजोल होता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स इतने ज़्यादा होते हैं,
इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन कि मेंटल इलनेस से आप कैसे जूझ सकते हो. आई वुड एडवाइज यू टू गो फॉर थेरेपी, क्योंकि मेरे लिए थेरेपी काम करी. आई वेंट द थेरेपिस्ट दैट आई गो टू, शी वॉज रियली नाइस एंड शी वॉज रियली हेल्पफुल. तो उसने मुझे जितने भी मेरे हेल्थ इश्यूज थे, चाहे वो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हो या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, उसने उनको सुना और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की उन इश्यूज से डील करने में. ऑफ कोर्स वो इश्यूज रहे, ऐसा नहीं था कि थेरेपी में मैं गया तो मेरे को फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम आना बंद हो गई या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आना बंद हो गई. वो वैसे ही कंटिन्यूड आते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और मुझे खुद को फील हुआ कि नहीं, इन इश्यूज से और इन चैलेंजेस से मैं लड़ सकता हूँ, खुद से लड़ सकता हूँ, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो. वो स्ट्रेंथ और वो हिम्मत मुझे थेरेपी में जाकर मिली. तो अगर आप भी मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हो, आपको मेंटल हेल्थ ठीक करनी है, मत सोचो कितना एक सेशन का खर्चा होगा. 1500-1000 रुपए से ऊपर एक सेशन का खर्चा नहीं होगा. यू जस्ट गो एंड बुक अ सेशन, स्पीक टू अ थेरेपिस्ट एंड सी कि वो आपको क्या कहते हैं. इज इट समथिंग दैट यू नीड हेल्प फॉर, क्या आपको उसमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या आपका स्टेटस है. एक बार आप उनसे डायग्नोसिस लीजिए, जो भी आपके थेरेपिस्ट हैं, जो भी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, और उनसे जाकर आप अपना इलाज करवाइए, क्योंकि मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ का ठीक रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केतु महादशा में. और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट ज़रूर करेगा अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो, और फिर वो अल्टीमेटली लास्ट स्टेज उसकी होती है कि वो फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट करता है एज डायबिटीज और एनी अदर क्रॉनिक इलनेस. तो उस चीज़ से भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. तो हमने बात कर ली है क्रॉनिक इलनेसेस की. अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत ज़्यादा कॉमन है. ऑटो इम्यून डिजीजेस में सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए आपको कि आपको फीवर रह रहा है. अब जैसे मेरे साथ एक ऐसा हुआ था, परसिस्टेंट फीवर. 2022 में मुझे याद है, जब मेरी केतु महादशा, उस समय मेरा केतु सैटर्न पीरियड शायद चल रहा था उस समय. तो तब मुझे डायग्नोज हुई थी फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी कि आपको बुखार आ रहा है, डेली बेसिस पर आप उठ रहे हो, आपको फीवर आ रहा है, लेकिन आपको फीवर का कॉज नहीं पता. तो एक तो इसमें दो चीजें हुई. एक तो एक ऑटो इम्यून कंडीशन थी जो मुझे बाद में पता चला कि मेरी जो बॉडी है उसमें वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, बिकॉज ऑफ बीइंग ओवरवेट एंड बिकॉज ऑफ बीइंग इन अ लॉट ऑफ, बिकॉज ऑफ हैविंग लो इम्यूनिटी. उस वजह से मेरे को ऑटो इम्यून डिजीज ऑलरेडी था, जो मुझे बाद में पता चला. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं ये एक मिस्टीरियस इलनेस को दिखा रहा है कि केतु, कि मैं सपोज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे अननोन ओरिजिन का फीवर आ रहा है और वो फीवर आता ही जा रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा. यहाँ तक कि मेरे को फॉर अ सेकंड लगा कि मुझे कैंसर ना हो, बिकॉज जब इतने टाइम तक आपको अनसस्पेक्टेड आपको फीवर आता जा रहा है तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं. डॉक्टर भी चाहते हैं कि आपका की लाइफ रिस्क पे ना रहे. तो यहाँ तक कि मैंने अपना कैंसर का पेट स्कैन भी करवा के देखा और वो बिल्कुल ठीक था. तो तब जाके डॉक्टर ने बोला कि आपको फिर ऑटो इम्यून इलनेस है, आपको कैंसर नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए. ले नहीं तो हम सब इतने ज्यादा डर गए थे, क्योंकि इट्स एन अननोन ओरिजिन, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन. अगर आपको रोज बुखार आ रहा है और आपको पता नहीं है कि किस वजह से आ रहा है, तो दैट कैन मोस्ट सर्टेनली be a big problem for you to deal with. तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें केतु महादशा में, क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मेंटली भी आपको परेशान करेंगी और फिजिकली तो आपको परेशान करेंगी, अंडरस्टूड है. एंड उसके अलावा मैं और क्या कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें ना ब्लैक मैजिक का कुछ डाउट मत रखना आप, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है ना कि क्योंकि केतु महादशा में बहुत लोगों को डाउट होता है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक ना कर दिया हो किसी ने, या किसी ने हमारे ऊपर कुछ गड़बड़ ना कर दी हो. लेकिन केतु महादशा का एक्चुअली फीचर ही ये है कि वो आपको अननोन ओरिजिन की इलनेसेस जरूर देगा. यानी कि वो आपको ऐसी इलनेसेस जरूर देने वाला है जहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या है और आपको बस सिम्टम्स आ रहे हैं. मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था फॉर 13 डेज इन 2022, और उन 13-14 दिन में गाइस मुझे कॉज ही नहीं पता चल रहा कि मेरे को फीवर क्यों आ रहा है. मतलब सिमिलरली ये मेरा फीवर वाला फॉर अराउंड 1 ईयर तक ये प्रॉब्लम चला था, जिसमें से फाइनल 5-6 मंथ्स में मेरा कैंसर का स्कैन हुआ था, और उससे पहले जो 5-6 मंथ्स थे उसमें आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड आई वॉज गेटिंग माई सेल्फ चेक कि भाई किस वजह से फीवर आ रहा है, रीजन क्या है, कॉज क्या है. वो कॉज ही क्लियर नहीं हो रहा था. तो ऐसी भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, और इवेंचुअली उसको टेस्ट करने के लिए मेरे पूरे बॉडी के इतने सारे चेकअप हुए, लेकिन कुछ निकल के नहीं आया. एंड में इट वॉज एन ऑटो इम्यून डिजीज. तो अननोन ओरिजिन की डिजीजेस, मिस्टीरियस इलनेसेस और क्रॉनिक इलनेसेस ये आपको देखने को मिल सकती हैं. बीपी की अगर हम बात करें, ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन केतु प्रॉब्लम. अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप ओबीस हो, तो आपको ब्लड प्रेशर का इन एनी केस बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ योर बीपी.
एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की ही, तो मेरा ब्लड प्रेशर मुझे याद है 150/400 ऐसा भी होता था, 154 ऊपर वाला, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 100 या 105 तक होता था। तो आई वॉज ऑल्सो टेकिंग बीपी की मेडिकेशन, आई वॉज ऑल्सो टेकिंग अ मेडिकेशन फॉर माई हार्ट, जो मेरे हार्ट रेट को कंट्रोल में रखती थी। तो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, इतनी ज़्यादा दवाइयों पे मेरा खर्चा भी हुआ, इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ, और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं केतु आपका बीमारी पे पैसा खर्च जरूर करवाएगा, क्योंकि आपको इलनेसेस आएंगी तो चांसेस आर कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना भी पड़े, बहुत फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास जाना पड़े। जैसे मेरे साथ होता था, मैं पिछले 3-4 साल में जो मेरा डॉक्टर क्लिनिक है उस पर मैं इतनी बार मैं गया हूँ उस क्लिनिक में कि उस क्लिनिक का पूरा स्टाफ मुझे अब पहचान गया। तो ऐसा भी चीज़ें होती हैं कि यू फॉल सिक वेरी ऑफन, और आपको एक्सपेक्टेड नहीं होता कि आप इतने ऑफन बीमार पड़ोगे। एक और प्रॉब्लम जो मैं बात करना चाहूंगा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम की, वो है स्लीप एपनिया। ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर ने भी बताया था अपने वीडियो में कि जो स्लीप एपनिया है उसमें क्या होता है, इट्स ट्रिगर्ड बाय एलर्जी। एलर्जी से और ज्यादा वर्स प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन स्लीप एपनिया में क्या होता है, आपके जो टिश्यूज हैं नेक के वो कोलैप्स कर जाते हैं व्हेन यू गो टू स्लीप, और उस वजह से क्या होता है कि आपको सांस आना बंद हो जाता है। जब आप सो रहे होते हो आपको सांस बहुत ज्यादा खींच खींच के लेना पड़ता है, तो उस वजह से, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज, यू कैन इवन डाई ऑफ इट। तो इस वजह, अगर बप्पी लहरी का आपने सुना हो तो उनकी भी जो डेथ थी कहीं ना कहीं एक कॉज स्लीप एपनिया ही था। तो अगर हम बात करें स्लीप एपनिया की, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम जो आपको हो सकती है। मैं अपनी पर्टिकुलरली एक मशीन लगा के सोता था जिससे मेरे को पूरी रात प्रेशर से हाई प्रेशर ऑक्सीजन मिलती थी, एंड आई वाज एबल टू स्लीप। तो अगर मैं आपको बताऊं केतु महादशा के हेल्थ चैलेंजेस के बारे में, तो इट्स प्रिटी डिफिकल्ट। मतलब मैं अभी ये सब रिकॉल कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो मुझे खुद को लग रहा है कि बाप रे, दैट वाज अ लॉट टू एक्सपीरियंस, दैट वाज अ लॉट फॉर एनी पर्सन टू एक्सपीरियंस, किसी के साथ भी हो। इट्स टू मच, एंड आई वुडंट विश इट ऑन माय वर्स्ट एनिमी आल्सो, द काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ challenges that I have gone through in Ketu Mahadasha. Still today I am here and I am fighting and I am trying to come across as this strong person even though I'm not. एंड आई रियली होप कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा ये मैसेज आप तक जरूर पहुंचे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी केतु महादशा चल रही है और आप अपनी हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, आई नो बहुत ज़्यादा डिफीटिंग है, आई नो बहुत ज़्यादा अपसेटिंग हो जाता है, आई नो आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि यार मेरे साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर हो रहा है, भगवान सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे ही क्यों दे रहे हैं। लेकिन बिलीव यू मी गाइस, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन गेट थ्रू दिस एंड यू विल गेट थ्रू दिस। मेरे को कभी नहीं लगा था कि आई विल बी एबल टू लिव अ हेल्दी लाइफ अगेन। मैं बिल्कुल अपने बिस्तर पे था, इसी बिस्तर पे पीछे, एंड आई वाज कंप्लीटली ऑन बेड रेस्ट। मेरे को कभी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि मैं एक हेल्दी लाइफ जी पाऊंगा, लेकिन द फैक्ट इज आई कैन लिव अ हेल्दी लाइफ एंड आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ। सो देर इज होप, देर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आप अपनी उम्मीद ना छोड़ें और एकदम स्ट्रांगली अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ चैलेंजेस का अच्छे से मुकाबला करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।